वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 11 मई 2020 है और दिन है ट्यूसडे। दिन की शुरुआत करेंगे एक स्माइल के साथ। स्माइल, इट्स फ्री थेरेपी। एंड टू बी ऑनेस्ट, स्माइल इज रियली ए फ्री थेरेपी। जब भी आपको लगे, ऑटोमेटिकली जब भी आप उदास हो जाएं, तब कॉन्शियसली इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। राइट, अकेले एक स्माइल करने की कोशिश कीजिएगा, भले ही आपको कोई देखे ना देखे। जस्ट कैरी ए स्माइल ऑन योर फेस और आप देखेंगे कि आपका मूड जो है वो भी चेंज हो जाएगा। मैंने इसको ट्राई किया है, मैं चाहता हूँ आप भी इसको ट्राई करें। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए स्टडी IQ ने एक स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ना ये जो स्मार्ट कोर्स है ये भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर बनाया है और फिलहाल इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर एक EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है। 20 मई इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आज और कल बस 2 दिन बचे हैं। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस EMI ऑप्शन। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को आपके फ़ोन में डाउनलोड करें। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी देन दिस इज माय FB पेज हियर। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 5 आर्टिकल्स। इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है ये द हिंदू में से है। इंडिया इंक हैज़ रीज़न टू बी डिसअपॉइंटेड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये वाला आर्टिकल मैंने लिया है, एक पेपर है, न्यूज़पेपर है जिसका नाम है मिंट। तो मिंट न्यूज़पेपर का ये एडिटोरियल है। उसके बाद फेकिंग डेंजर, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, ये वाला आर्टिकल जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वाला एडिटोरियल भी टाइम्स ऑफ इंडिया में से है और ये वाला आर्टिकल जो है ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से है। तो आज मैंने अलग अलग सोर्सेज में से आर्टिकल्स आपके लिए लिए हैं और इसमें थोड़ा वक्त भी लग गया क्योंकि द हिंदू में जो आर्टिकल्स आज हमें देखने को मिले हैं तो वो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं हैं। तो कुछ रेलेवेंट आर्टिकल्स मुझे दूसरे सोर्सेस में से ढूंढने पड़े। तो लेट्स क्रैक ऑन। पहला जो आर्टिकल है ए मैटर ऑफ रिलीफ। पहला और दूसरा आर्टिकल दोनों जो है वो ये इकोनॉमिक रिलीफ जो है, गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए हैं, स्टिमुलस पैकेज जो है, तो उसके बारे में है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो गवर्नमेंट ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है, तो ये पैकेज जो है ये सप्लाई साइड को पुश कर रहा है। देखिए, एक इकोनॉमी जो है किसी भी चीज़ में 2 चीज़ होती हैं, एक है सप्लाई और एक है डिमांड। राइट, अगर आप किसी चीज़ की सप्लाई करते जा रहे हैं लेकिन उसकी कुछ डिमांड ही नहीं है तो क्या होगा, उस सप्लाई की कोई डिमांड नहीं है तो उसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। इतनी ड्रॉप हो सकती है कि उसमें से कोई प्रॉफिट भी ना मिले। फॉर एग्जांपल ऑयल, हमने देखा कि ऑयल कैसे माइनस में चला गया था। जो USA का ऑयल है वो माइनस में इसलिए चला गया क्योंकि दुनिया में ऑयल की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिकॉज दुनिया के सारे अलग अलग देशों में स्कूल, बिजनेसेस, सोसाइटीज़ जो हैं वो बंद हैं, इकोनॉमीज जो हैं वो बंद है। तो ऑयल की कोई डिमांड नहीं थी। तो कि सिर्फ सप्लाई में चेंजेस करने से कुछ नहीं होगा, आपको डिमांड साइड भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में और जो नेक्स्ट एडिटोरियल है उसमें यही बात है। उसकी मेन थीम ही यही है कि सरकार ने सप्लाई साइड को तो एड्रेस किया लेकिन डिमांड साइड को सरकार ने उतनी अच्छी तरीके से एड्रेस जो है नहीं किया है। कीप इनकम एंड वेज सपोर्ट स्कीम टू द मिनिमम, एम्पावर फार्मर्स। किसानों को लेकर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। रिफॉर्म्स की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़े बड़े रिफॉर्म्स, वे सारे रिफॉर्म्स जिनको करने में शायद सालों लग जाते हैं, तो उनको कुछ ही हफ्तों में गवर्नमेंट ने किया। खास करके APMC की बात करें तो APMC में पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा होता है। ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करता है APMC को, लेकिन APMC को अब हटा दिया गया है और किसान जो है वो डायरेक्टली चीज़ों को कस्टमर को बेच पाएंगे तो उनको मिलेगी प्रॉपर प्राइस, उनको एक राइट जो अमाउंट मिलनी चाहिए किसानों को वो मिलेगी। तो ये ऐसे कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने डेफिनेटली उठाए हैं। इसका जो मेन पिलर है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो मेन पिलर है या फिर ये जो स्टिमुलस पैकेज है, इसका मेन पिलर जो है वो लिक्विडिटी सपोर्ट के ऊपर है। और ये भी किस प्रकार से किया जा रहा है, ये ज़्यादातर लोन के माध्यम से, गारंटीड लोन के माध्यम से इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो पूरा पिलर है वो इसी चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ है। डिमांड साइड स्टिमुलस की बात करें तो शायद सरकार ने ये सोचा है कि अगर सेकंड वेव होता है हमारे देश में कोरोना वायरस का,
तो जो भी पैसे हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो डिमांड साइड को स्टिमुलेट करने के इसका इस्तेमाल जो है वो फ्यूचर के लिए किया जा सकता है। तो एक रिजर्व के तौर पर गवर्नमेंट ने डिमांड के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। गवर्नमेंट ने सिर्फ सप्लाई को एड्रेस करने की कोशिश की है ताकि कंपनीज जो है वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो जल्दी ही हमारी इकोनॉमी जो है वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। ए फिस्कल स्टिमुलस कुड हैव बीन फिटेड इनटू द ओवरऑल पैकेज। ये जो पूरा पैकेज है हमें उसमें एक चीज़ हमें देखने को नहीं मिली और वो है फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कुछ महीनों के लिए जीएसटी को सस्पेंड कर देना। तो इससे होगा क्या कि उससे जो एक तो जो कंप्लायंस का बर्डन है, आपको जो फॉर्म फिलअप करना है और डेटा जो है गवर्नमेंट को सेंड करना है, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। आप अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और चीज़ों की कीमत जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। चीज़ों की कीमत जब ड्रॉप होगी तो होपफुली उसकी जो एक डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि चीज़ों की जो कीमत है, प्राइस जो है, उसमें एक गिरावट आई है। तो ये एक स्टिमुलस पैकेज हो गया, फिस्कल स्टिमुलस हो गया। इसके अलावा टैक्सेस जो हैं, डायरेक्ट टैक्स, किसी लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट के ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, तो उसको कुछ टाइम के लिए, वैसे तो हमने इसको कुछ टाइम पहले की बात है, गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस किया था, लेकिन फॉर टाइम बिंग इसको सस्पेंड किया जा सकता है फॉर टाइम बिंग। तो ऐसे कुछ सुझाव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ जो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी की है वो ये है कि एमजी नरेगा में 40,000 करोड़ रुपीस एडिशनल इंजेक्ट किए हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे मजदूर जो हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो अपने गांव वापस चले गए हैं, तो उनको वहीं पर ही एमजी नरेगा के तहत जो है वो जॉब्स मिल जाएगी, उनको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। तो ग्रास रूट लेवल पर अगर बात करें, या फिर जो रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर ये सारे लोग जो हैं, जो मजदूर लोग हैं, तो उनको काम मिलता रहेगा एमजी नरेगा के तहत। तो इससे उनका जो पालन का जो एक आई वुड से जो बर्डन है वो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा कम हो जाएगा। द डिमांड फॉर स्टेट्स फॉर हायर बोरोइंग लिमिट्स हैज़ बीन ग्रांटेड। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अब बोरो कर सकती हैं। FRBM एक्ट जो हैं, तो इसमें 3% तक की लिमिट अलाउड थी, यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो है आपकी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% जितना मैक्स आप बोरो कर सकते हैं, लेकिन अब इसको 5% तक बढ़ा दिया है। कल डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैंने इसको विस्तार से समझाया था। मैं बहुत ही क्विकली आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप 3 से 5% तक जा पाएंगे। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, वो ये है कि आपको 3% जो है, लेट्स से कि आपकी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपीज़ है, तो 3 रुपीज़ तक पहुंचने में, मीन्स 3 रुपीज़ की लिमिट पहले 3, फिर 3.5 तक पहुंचने में कोई कंडीशंस नहीं, लेकिन 3.5 से ऊपर अगर आपको जाना है तो कुछ रिफॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे सेक्टर जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ये सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन जिस अच्छी तरीके से आपके स्टेट में होगा, उतनी ही लिमिट्स जो हैं आपकी इंक्रीज़ की जाएगी। तो ऐसे ही गवर्नमेंट लिमिट इंक्रीज़ नहीं कर रही है, रिफॉर्म्स भी साथ साथ इंजेक्ट किए हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब ये जो मिंट न्यूज़पेपर में एडिटोरियल है, इंडिया इंक हैज़ रीज़न टू बी डिसअपॉइंटेड। क्यों? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं भारत की, तो उनको डिसअपॉइंट मीन्स अगर वो डिसअपॉइंटेड हैं, अगर वो नाराज़ हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कारण है उसके पीछे? एक तो ये इकोनॉमिक पैकेज जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, एक राह देखी जा रही थी इसकी, तो बताया गया स्टार्टिंग में कि कुछ $20 ट्रिलियन जितने पैसे जो हैं वो इंजेक्ट किए जाएंगे, लेकिन फिर पता चला कि ये कैश में इंजेक्शन नहीं है, ये जो हैं ये बेसिकली, फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए रेट्स कम किए, TLTRO किया, और फिर लोन्स ज़्यादातर जो हैं वो गवर्नमेंट की गारंटीड लोन्स जो हैं वही इसका मेन पिलर है, जो मैंने इससे पहले आपको बताया। इसके अलावा ये जो पैकेज है इसमें कोई डायरेक्ट कॉम्पनसेशन नहीं है। वे सारी कंपनीज जिनका ऑपरेशंस बंद हो चुका है, जिनका बिजनेस बंद हो चुका है, और जो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, तो इन कंपनीज़ को कोई डायरेक्ट कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। हाँ, अगर आपको लोन चाहिए तो लोन इजीली मिल जाएगी, कोई आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है। नॉट डिड इट प्लेस इनफ कैश इन पीपल्स हैंड, कि लोगों के हाथों में भी इस स्टिमुलस पैकेज ने कोई इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो हाथ में नहीं दिए हैं। अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लेट्स से
आई गिव यू वन एग्जांपल, राइट। इस एग्जांपल से आपको ये पूरा मैटर जो है वो होपफुली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक गांव है ये, और एक गांव में यहाँ पर एक आपकी बड़ी सी एक फैक्ट्री है, लेट्स से, राइट। अब ये बड़ी फैक्ट्री जो है गवर्नमेंट ने इनको दिए हैं 10 लाख रुपए, स्टिमुलस पैकेज के तौर पर 10 लाख रुपए दिए हैं। इस गांव में लेट्स से लगभग 1000 लोग रहते हैं, राइट। यहाँ पर 1000 लोग हैं। अगर इनको कोई पैकेज नहीं दिया है और सिर्फ ये फैक्ट्री को दिया है, तो इनके पास पैसे ही नहीं है। तो ये 10 लाख रुपए भले ही आपने इनको दिए हों, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे, राइट। और हो सकता है कि इस प्रोडक्शन में कुछ 10, 15, 20 लोग जो हैं उनको इस फैक्ट्री में काम मिलता हो और उनका घर चले, बाकी के लोगों का क्या होगा, कुछ नहीं ना। क्योंकि डिमांड साइड जो है हमने चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से सपोर्ट या फिर ल्यूब्रिकेट नहीं किया है। हमने सप्लाई साइड यानी कि लोन्स देने के लिए तो गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी है, लेकिन लोगों के हाथ में, जो आम आदमी है, उनके हाथ में पैसे नहीं होंगे तो वो फिर खर्च क्या करेंगे। अगर वो खर्च नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्शन, आपकी कंपनीज के ताले खुलेंगे, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो उसको आप क्यों आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में से कोई खरीदेगा ही नहीं। किरण मजुमदार शो, बताइए ये किरण मजुमदार शो जो है वो किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उस कंपनी का नाम बताइए। एक बहुत ही मीन्स एक बहुत बड़ा नाम है हमारे देश में। तो ये जो किरण मजुमदार शो हैं मैडम, उन्होंने बताया है कि ये एक बहुत बड़ी डिमांड को सपोर्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी थी, जिसको हमने गवा दिया है। सरकार ने इसको गवा दिया है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट डिमांड। अगर हम लोगों के हाथ में पैसे देते तो डिमांड जो है वो बूस्टअप हो सकती थी। टूरिज्म और हॉस्पिटल सेक्टर, 10 में से 1 जॉब, पूरी दुनिया में 10 में से 1 जॉब जो है वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की होती है। हमारी जीडीपी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट लॉजिकल के कोरोना वायरस की वजह से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो बर्बाद हो गया है, तो इनको तो मदद की आवश्यकता थी, लेकिन इनको ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा खास सपोर्ट पैकेज जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी के साथ जो रिटेलर्स के एसोसिएशंस हैं वो बता रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल की बात हो, वेज सस्टेनेबिलिटी हो, डेट हो, तो इसको लेकर भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और लोन फंडिंग जो है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बैंक्स जो हैं वो बैंक्स और दूसरे जो ऐसे स्टेट और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इकोनॉमी में पैसे इंजेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स ये करेंगे, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी जो पीएसयू हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर पीएसबीज या फिर पीएसबीज यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, इनकी बैलेंस शीट भी इतनी क्लीन या फिर अच्छी नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दिए थे और बहुत सारे पैसे उनको वापस नहीं मिले हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का इश्यू एक ऐसा है जिसके साथ वो जूझ रहे थे, और ऊपर से अब उनको ज़्यादा पैसे, गवर्नमेंट की गारंटी है लेकिन उनको पैसे जो हैं वो, लेट्स से अगर आप को गवर्नमेंट की गारंटी की एक लोन देनी है और एक ऐसे लोन देनी है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिनके बारे में आपको पता है कि इनको पैसे देने से आपको रिटर्न और सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम पर मिल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट का अगर फोर्स है तो आपको फिर उनको ही देना पड़ेगा पैसा। तो गवर्नमेंट की गारंटी होने के बावजूद भी बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो रेजिस्ट करेगी, फिर डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें, पेपर वर्क और ये सारी चीज़ों में भी डिले हो सकता है। तो इसकी इम्पैक्ट शायद हमें देखने को ना मिले, या फिर देखने को भी मिलेगी तो इसमें भी थोड़ा वक्त लग जाएगा। इसी के साथ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स वी नीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लेकिन इसकी इम्पैक्ट क्या 1-2 दिन में हमें देखने को मिलेगी? नहीं, इसकी इम्पैक्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसका रिजल्ट जो है वो दिखने में हमें कुछ 1-2-1.5 साल का वक्त भी लग सकता है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस अ गुड वे टू रिलीव द इकोनॉमी वुड हैव बीन टू प्रोवाइड इंस्टेंट कैश। अगर लोगों के हाथ में थोड़े पैसे दिए होते तो लोग इनको खर्च करते, और इस खर्च से डिमांड और सप्लाई दोनों जो हैं वो एक बैलेंस्ड तरीके से हमें देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मिस कर गई है सरकार। शायद जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एडिटोरियल में एक बात है कि शायद अगर सेकंड वेव के लिए गवर्नमेंट ने इसको रिजर्व के तौर पर रखा हो, तो ये भी एक एंगल है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये दोनों आर्टिकल्स मैंने इसलिए आपके सामने रखे हैं ताकि आपको एक होलिस्टिक इसके बारे में व्यू मिल जाए। कंपनीज वुड एक्सप्लोर वेज टू डाउनसाइड ऑपरेशंस। अगर कंपनीज को ऐसा लगेगा कि डिमांड नहीं है तो फिर वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। नया इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, वो अपनी साइज़ को भी कम करने की बात करेंगे। साइज़ को कम करने का मतलब है कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम कर देना। प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को जॉब में से भी निकाला जाएगा, तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। इसी के साथ जो लोन्स हैं, आपने लोन की गारंटी दे दी और ये सिचुएशन हुई, डिमांड नहीं है, तो फिर
लोन्स भी नहीं लेंगे बिजनेसेस, तो फिर ये लोन्स जो है ये भी इनइफेक्टिव हो जाएगी, ये जो आपने गारंटी दी है वो भी इनइफेक्टिव हो जाएगी, और फिर हम एक ऐसे दुष्चक्र में फंस सकते हैं, एक विशियस साइकिल में हम फंस सकते हैं, जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी, अर्निंग्स जो है वो कम होती जाएगी, और क्राइसिस जो है वो बढ़ती जाएगी। इसी के साथ ये भी एस्टिमेशन बताया जा रहा है कि जो बैड सिनारियो है वो ये भी हो सकता है कि हमारी जीडीपी जो है इस साल -5% में भी जा सकती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, फेकिंग डेंजर। जर्नलिस्ट्स को अरेस्ट करने के जो केसेस हैं वो खास करके कोविड-19 पेंडेमिक जब से हुआ है तब से इसके केसेस भी हमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पर देखने को मिले हैं। इस आर्टिकल में बात की गई है धवल पटेल की। धवल पटेल गुजरात के एक न्यूज़ पोर्टल के एडिटर हैं, और उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके ऊपर एक बहुत ही सीरियस चार्ज लगाया गया है। सीरियस चार्ज है सेडिशन का। सेडिशन का मतलब क्या है? आपने कोई ऐसी चीज़ की है जो देश विरोधी है, राइट। सेडिशन यानी कि आपने देशद्रोह किया है, राष्ट्रद्रोह या फिर देशद्रोह। अब देखते हैं कि इन्होंने, धवल पटेल ने एग्जैक्टली किया क्या है। क्या वो आईएसआई को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे? क्या वो पाकिस्तान के एजेंट थे? नहीं। बेसिकली उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उनकी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक आर्टिकल पब्लिश किया। आर्टिकल ये था कि जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर इनका नाम है विजय रूपानी। तो विजय रूपानी, बीजेपी जो है वो विजय रूपानी का एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है, क्योंकि विजय रूपानी जो है गुजरात में केसेस को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा था। और एक नाम भी इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया था कि विजय रूपानी को सक्सीड, या फिर विजय रूपानी के बाद जो है वो कौन जो ये एक गुजरात सीएम की जो पोस्ट है उसके ऊपर बैठेंगे। बस यही चीज़, और ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन क्या हम इसको एक देश के विरोध का या फिर सरकार के विरोध का मामला कह सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। ये शायद एक फेक न्यूज़ या फिर एक गलत न्यूज़ हो सकता है, या एक स्पेक्यूलेशन हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर से आप किसी व्यक्ति के ऊपर ये सेडिशन के, एक बहुत ही सीरियस चार्ज है ये सेडिशन का, तो ये लगा देंगे, तो दैट मीन्स यू आर कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो, या जो अथॉरिटीज़ हैं वो जर्नलिस्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। मिस्टर पटेल जो हैं उनके ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का को भी थोपा गया है। कोयम्बतूर में भी पुलिस ने एक न्यूज़ पोर्टल के फाउंडर जो हैं उनको अरेस्ट किया। ये फाउंडर जो हैं उन्होंने रिपोर्ट ये किया था कि करप्शन चल रहा है फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसको लेकर उस न्यूज़ पोर्टल के फाउंडर को अरेस्ट कर लिया कोयम्बतूर में, यानी कि तमिलनाडु में। दिल्ली में एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि तबलीगी जमात जो हैं तो उनकी जो ऑडियो क्लिप्स हैं वो डॉक्टर्ड की गई है, यानी कि इसके साथ छेड़खानी की गई है, तो उनको अरेस्ट किया गया। और अब एक और चीज़ हमें देखने को मिली है। पहले ऐसा था कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके भी अपने सोर्सेस होते हैं, जर्नलिस्ट के पास भी लोग होते हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर, वो उनको सारी सारी इन्फॉर्मेशन, जो स्पाई टाइप होते हैं ना, खुफिया जासूस टाइप लोग, उनको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो उनका पूरा एक नेटवर्क होता है, और पुलिस का भी इसी प्रकार का एक नेटवर्क होता है डेटा और इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने के लिए। तो कई बार पुलिस जो है वो जर्नलिस्ट की मदद भी लेती है कि आप बताइए कि इस केस में क्या हुआ है, और जर्नलिस्ट न्याय को ध्यान में रखते हुए चीज़ें जो हैं उनकी हिंट और टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ अब देखने को मिली है कि पुलिस जो है वो समन्स कर रहे हैं रिपोर्टर्स को, जो समन्स करने का अधिकार, पावर जो है उसके माध्यम से उनको बुला रहे हैं, और उनको फोर्स करके उनसे डिटेल्स जो हैं, सोर्सेस और सारी डिटेल्स जो हैं वो उगलवा रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट फेयर। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे जो महीना है अमेरिका में, ये कमेंसमेंट का महीना है। लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल ग्रेजुएट होते हैं, और अमेरिकन सिस्टम जो है वो हर साल कुछ 20 मिलियन जितने, यानी कि 2 करोड़ जितने स्टूडेंट्स जो हैं उनको मार्केट में रिलीज़ करती है। अब बहुत सारे ये 2 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं उसमें से लाखों स्टूडेंट्स फ़ॉरेन से होते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में से होते हैं, और भारत में से लगभग 2 लाख जितने स्टूडेंट्स जो हैं हर साल यूएसए की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में से बैचलर्स या फिर मास्टर्स ख़त्म करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में से। बहुत सारे स्टूडेंट्स भारत वापस आ जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, क्योंकि उनका एक सपना होता है जो कहते हैं अमेरिकन ड्रीम, वहाँ पर जॉब करना, वहाँ पर रहना, राइट। तो जो भी एक अमेरिकन ड्रीम है, यू नो इट वेरी वेल, तो ये अमेरिकन ड्रीम जो है वो फुलफ़िल करने के लिए वो वहीं पर ही रुक जाते हैं। हर साल कितने सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को
अमेरिका भेजते हैं पढ़ाई के लिए। कई पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं, कई पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के लॉन्ग टर्म भविष्य को ध्यान में रखते हुए लोन्स भी, स्टूडेंट जो लोन कहते हैं, एजुकेशनल लोन्स उठाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए वहाँ पर भेजते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से सारी जो चीज़ें थी, सारा जो उनका एक प्लान था, अमेरिकन ड्रीम का जो प्लान था, उसके ऊपर पानी फिर गया है, ऐसा ही हमें लग रहा है। इसके अलावा एक F1 स्टूडेंट वीज़ा भी है। F1 स्टूडेंट वीज़ा जो है उसमें एजुकेशन ख़त्म करने के बाद आपको 1 साल के लिए वहाँ पर रहने का मौका मिलता है और यूएसए में आप इंटर्नशिप के माध्यम से वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। और जो स्टेम स्टूडेंट्स हैं, स्टेम का फुल फॉर्म क्या है बताइए? तो जो STEM जो एक फील्ड है, तो स्टेम स्टूडेंट्स जो हैं उनको 3 सालों के लिए वीज़ा मिलता है। तो फिर वो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड होती है, पेड ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको फिर ये ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में से ही फुल टाइम जॉब मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा जो H1B वीज़ा है, यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं वो H1B वीज़ा अप्लाई करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए जाते हैं। और कई सारे लोग जो हैं वो लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट वहीं पर ही स्टे कर जाते हैं, वहीं पर ही यूएसए में ही वो रह जाते हैं और वहीं पर अपना जो पूरा जीवन है वहीं पर अमेरिकन ड्रीम जो है वो जीने लगते हैं। अगर सालों से देखें, दशकों से देखें, तो आज 4 मिलियन जितने ऐसे लोग हैं और अमेरिका की जो कम्युनिटी है, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, वो बेस्ट एजुकेटेड और हाईएस्ट अर्निंग एथनिक ग्रुप है यूएसए में। एजुकेटेड भी हैं और काफ़ी अच्छी जॉब्स और बिजनेसेस में ये जुड़े हुए हैं। अब यूएसए में मिस्टर ट्रंप के आने के बाद ये चीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है। नेटिविस्ट, सीनोफोबिक, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। और कोरोना वायरस के बाद तो ये और ज़्यादा एक प्रकार से इनको फ्यूल ही मिल गया है। एक आग लगी हुई थी और इसको पेट्रोल मिल गया है, इसी प्रकार की सिचुएशन हुई। अब और ज़्यादा लोग जो हैं वो कहेंगे कि ये जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पर आते हैं और हमारी जॉब्स जो हैं वो इसकी चोरी कर लेते हैं। द थिंग इज़, कोई भी व्यक्ति जो है, टू बी ऑनेस्ट, इसके ऊपर थोड़ी एक बात करने की आवश्यकता है कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर आपकी जॉब्स कभी भी स्टील नहीं कर सकता। हमारे देश में भी ऐसा है, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल, राइट, जो मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, इंटरनल डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर्स की ही बात करें तो अलग अलग राज्य के माइग्रेंट वर्कर्स अलग अलग राज्यों में जाकर जॉब्स ढूंढते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ के उस राज्य के जो यंगस्टर्स हैं, उस राज्य के जो लोग हैं, वो मेहनत मजदूरी का काम जो है वो करना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पर वो गैप है और ये जो वैक्यूम है उसको ये लोग आकर फिल करते हैं। इसी प्रकार से यूएसए में जो स्टेम फील्ड के लोग हैं वो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में, देखिए यूएसए जो है हर साल, भले ही यूएसए में से दुनिया के अलग अलग देशों के ग्रेजुएट्स पास क्यों ना होते हो, लेकिन यूएसए इतने ज़्यादा स्टेम फील्ड के लोगों को, जो नेटिव यूएसए के हैं, जो यूएसए के ही हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो स्टेम फील्ड में हैं। तो ग्लोबल टैलेंट जो हैं इसकी आवश्यकता अमेरिकन जायंट्स को है। बड़ी बड़ी जो गूगल एक्सेट्रा जो भी कंपनीज हैं, यू नो इट वेरी वेल, आपने बहुत सारी बायोग्राफीज देखी होगी, बड़े बड़े नाम सुने होंगे। तो ये सारे लोग वहाँ पर क्यों सेट हो गए हैं या फिर वहाँ पर ये पोजीशन पर क्यों पहुँच गए? क्योंकि ये जेन्युइनली टैलेंटेड थे और इस टैलेंट की अमेरिका को आवश्यकता है। जितनी एक व्यक्ति को अपने करियर की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता जो है अमेरिका को इस ग्लोबल टैलेंट की है। A composite internationalist workforce also gives US companies a foothold into new markets। क्या आपको पता है कि बहुत सारी, फॉर एग्जांपल जो ये HP कंपनी है कंप्यूटर की, तो ये कंपनी 1980s के बाद इंडिया में एंटर हुई, धीरे धीरे करके यहाँ पर एंटर हुई। उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि इंडिया के लोग जो हैं वो वहाँ पर जाकर काम कर रहे थे और उन्होंने इंडिया के बारे में बताया, इंडिया की मार्केट के बारे में बताया, और फिर इस प्रकार से नई नई मार्केट में जो कंपनीज जो हैं यूएसए की कंपनीज वो एंटर होती है, क्योंकि वहाँ पर दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो काम करते हैं। नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंसेस के मुताबिक 16% जितने जो वर्कफोर्स हैं, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन की बात करें तो 16% ऑफ यूएस वर्कफोर्स जो हैं वो फॉरेन बोर्न है। 25% जो फिजिशियन एंड डेंटिस्ट जो हैं वो फॉरेन बोर्न है। इंजीनियर्स की बात करें तो 20%, 23.5% कंप्यूटर स्पेशलिस्ट और 30% जितने साइंटिस्ट जो हैं वो फॉरेन बोर्न होते हैं। तो बेसिकली ये जो एक एंटी इमिग्रेंट और ये जो इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन से दूर की बात जो हो रही है, तो ये यूएसए को ही एक बड़ा नुकसान होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, रिफॉर्म WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 73rd टेली कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है और इसमें
ऑफ कोर्स जो मेन फ़िलहाल डिस्कशन का पॉइंट है, जो कोर जो चीज़ें के ऊपर डिस्कशन हो रही है वो है कोविड-19 पेंडेमिक। अब WHO जो है इसमें एक मोशन है और इस मोशन को 120 बेसिकली एक टॉपिक है, 120 से भी ज़्यादा देश, इसमें इंडिया भी शामिल हैं। तो ये देशों ने ये डिमांड की है कि स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन ऑफ WHO कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू कोविड-19 इसको किया जाए। इसका मतलब यह है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर एक इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट और एक थरो एनालिसिस किया जाए ताकि पता चले कि ये जो वायरस है इसका जन्म कहाँ पर हुआ, जूनोटिक सोर्स क्या है इसका, यानी कि किस एनिमल में से ये ह्यूमन बीइंग में एंटर हुआ और कैसे ये एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होने लगा। तो इसकी डिमांड की है 120 देश ने। अब चाइना ऑफ कोर्स इसका चाइना इससे खुश नहीं होगा, लेकिन इतने देशों ने एक साथ डिमांड की है तो चाइना के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। WHO ने किसी का नाम नहीं लिया है, चाइना का या फिर वुहान का नाम नहीं लिया है, लेकिन भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन चाइना को पता चल गया है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको इस इन्वेस्टिगेशन में साथ देना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने जब इसकी डिमांड की थी तब चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी, और सिर्फ धमकी नहीं, चाइना ने एक्शन भी ली, जो एक बीफ स्ट्राइक कर दी उन्होंने। चाइना जो ऑस्ट्रेलिया से बीफ इंपोर्ट करता था, तो 4 ऐसे ऑस्ट्रेलिया के जो मेजर सप्लायर्स हैं उनसे बीफ खरीदना जो है वो चाइना ने बंद कर दिया। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने ये डिमांड की कि हमें एक थरो इन्वेस्टिगेशन जो है इसको लेकर करनी चाहिए। तो चाइना के पास अब कोई चॉइस नहीं है। और एक दूसरा प्रश्न जिसको सॉल्व करना चाहिए वो ये है कि WHO जो है उसके पास लिमिटेड पावर्स या फिर पावर्स नहीं है और लिमिटेड एबिलिटी है। आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं लेकिन अथॉरिटी नहीं देते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी का एक फाइन बैलेंस जो है WHO में इनकलकेट करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि सिर्फ एक एडवाइजरी नहीं लेकिन एक एनफोर्समेंट पावर भी WHO के पास हो। अगर कोई देश जो है वो कोई गलत चीज़ कर रहा है, डेटा छुपा रहा है, तो सिर्फ उनको एडवाइस करना या फिर एक सॉफ्ट एडवाइज़र नहीं लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एनफोर्सर भी WHO बने, इसको लेकर हमें काम करना चाहिए। इसी के साथ WHO जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये किसी भी देश या फिर जो देश इनको फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं देशों को या फिर उन्हीं देशों का ये सपोर्ट करें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देन वी हैव वन इन्फोग्राफिक। आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंटरनेशनल पेज पर ये इन्फोग्राफिक है। तो ये आज की जो हमारी ये WHO वाली डिस्कशन थी तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेथ्स देखिए और USA के केसेस जो हैं वो कितने ज़्यादा हो चुके हैं, 14 लाख जितने हो चुके हैं और 89,000 प्लस मृत्यु वहाँ पर हो चुकी है। ब्रिटेन में 2,44,000 जितना केस, 34,000 जितनी मृत्यु। इटली में 2,25,000 मृत्यु है, 31,000। फ्रांस में केसेस हैं 1,79,000 और मृत्यु हुई है 28,000। स्पेन में 2,30,000 इन्फेक्शन और 27,000 जितनी मृत्यु यहाँ पर हो चुकी हैं। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जो है वो अम्फान के लिए तैयार हो चुके हैं। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है तो ये बंदर को नहीं बचा पाई। फिर 83 LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A की डील जो है वो हाई प्रायोरिटी है, बताया IAF के चीफ ने। स्टिमुलस फेल्स टू चीयर इक्विटी मार्केट। शेयर मार्केट में इतना कोई बड़ा उछाल हमें देखने को नहीं मिला बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस पैकेज। फिर इंडिया की पोजीशन यहाँ पर देखिए, एवरेज नए केसेस जो हैं वो 4,077 हो चुके हैं। पंजाब इंटर स्टेट बसेस जो हैं उसको अलाउ नहीं करेगा। हरियाणा ने कर्ब्स जो हैं वो कर दिए हैं, बसेस जो हैं वो आज से वहाँ पर चलने लगेगी। राजस्थान ने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो खोल दी है। सेम थिंग गोज़ विद गुजरात। फिर एक नई टेक्निक है, ये कोरोना वायरस के साथ नहीं जुड़ी हुई है। वैसे जो प्री मैच्योर बेबीज़ बोर्न होते हैं तो उनके लंग्स में इन्फेक्शंस और ये सारी चीज़ें होती है, तो एक लीसा प्रोसीजर है यानी कि लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये काफ़ी कारगर साबित हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बैक इन कर्नाटका टुडे। तेलंगाना रिलैक्सेशन रिस्ट्रिक्शंस। जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स चाहिए, तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है। और USA के वायरोलॉजिस्ट का कहना ये है कि समर के जो महीने हैं भारत के लिए और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस और ज़्यादा उनको इम्पैक्ट कर सकता है। और USAID जो है वो 200 वेंटिलेटर्स को फंड करने वाला है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय